सो बेटा जी हमने लूप्स के बारे में पढ़ा है। जो लूप्स होती हैं, बेटा अपने माइक ज़रा बंद कर दें प्लीज़। जो भी लूप्स होती हैं उनकी तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना, वेरिएबल को कंडीशन लगाना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना। हमने चार तरह की लूप्स पढ़ी हैं, उनमें हम ये तीनों तरह के काम परफॉर्म करते रहे हैं। यहाँ पे आज हम एक चौथी तरह की लूप स्टार्ट करेंगे जिसमें एक ही लाइन के अंदर ये तीनों चीज़ें परफॉर्म होती हैं। वेरिएबल इनिशियलाइज़ करना, कंडीशन लगाना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, ये सारी की सारी चीज़ें एक लाइन के अंदर परफॉर्म होती हैं। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लूप है फॉर लूप। तकरीबन हर लैंग्वेज में ये लूप अवेलेबल होती है और तमाम प्रोग्रामर इसको इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि 80 to 90% इस्तेमाल होने वाली लूप जो है वो फॉर लूप होती है इन रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास ये फॉर नेक्स्ट लूप है, इसको फॉर नेक्स्ट लूप का नाम देते हैं। इसका फ्लो चार्ट भी हमारे पास प्री कंडीशन लूप की तरह होता है। जिस तरह से हम जिसको एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं उसके मुताबिक इसकी लूप चलती है। इसका सिंटैक्स देखते हैं, फिर इसके फ्लो चार्ट के ऊपर वापस आएंगे। ये इसका सिंटैक्स है। फॉर आपने लगाना है, ये कीवर्ड एज इट इस्तेमाल होता है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू। उसके बाद यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल होता है, उसकी आप डाटा जो है ना वो डाटा टाइप दे देते हैं, ठीक है, अगर आप चाहें तो, ठीक है। फिर आप उसकी स्टार्ट वैल्यू देते हैं और ये टू जो है ये कीवर्ड एज इट इस्तेमाल होना है। फिर आप उसकी एंड वैल्यू देते हैं और इसमें आप लिखते हैं स्टेप, हर दफ़ा आप कितने का इजाफा करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट्स आती हैं जितनी आप लिखना चाहें और फिर एंड पे आप ये काउंटर लगाते हैं। एक्चुअली होता ये कि जब आप एक वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं, आफ्टर इनिशियलाइजेशन उसकी कंडीशन रख होती है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो उसका कोड रन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट लगता है, इंक्रीमेंट लगने के बाद दोबारा आप कंडीशन के ऊपर चले जाते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहती है हम इस लूप के अंदर रहते हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती हैं हम लूप से बाहर आ जाते हैं, जिस तरह से हमने पहले वाली प्री कंडीशन लूप्स देखी हैं। अब इसकी वर्किंग का या इसके सिंटैक्स का ये जो ब्लू चीज़ें हैं ये एज इट इसके सिंटैक्स का पार्ट होती हैं। इनको देखने के लिए या इन पॉइंट्स को समझने के लिए पहले नंबर पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि ये इस्तेमाल कैसे हो रही है। फिर हम उसके कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिव्यू करते हैं। ये हम कहते हैं डिम एन एज इंटीजर। फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाने का तरीकाकार देखें। हमने कहा वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना, कंडीशन लगाना और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना, तीनों एक ही स्टेप के अंदर होते हैं, एक ही लाइन के अंदर होते हैं। मैं कहता हूँ फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5, n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक, स्टेप इज इक्वल टू 1, हर दफ़ा एक का इजाफा हो। यहाँ पे लिखना है नेक्स्ट n। अगर आप सिंटैक्स को देखें, हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। फॉर एज इट आ रहा है, नेक्स्ट एज इट आ रहा है। काउंटर से मुराद हमने यहाँ पे n लिया है, n हमारे पास काउंटर है, ठीक है। काउंटर की स्टार्टिंग वैल्यू ये है और एंडिंग वैल्यू ये है, यानी कि 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा। 1 2 3 कितने का स्टेप है, स्टेप से मुराद इंक्रीमेंट कितने का, 1 का इंक्रीमेंट। अगर आप -1 लिखते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ 1 से लेके 5 तक हर दफ़ा एक का इजाफा होता है। स्टेप 1 से मुराद क्या है, इंक्रीमेंट ऑफ 1। तो हर दफ़ा एक का इजाफा होता है, फ्रॉम 1 to 5 स्टेप 1, हर दफ़ा एक का इजाफा होता जाएगा, ठीक है। और ये टोटल लूप बॉडी है, इसके अंदर आप जो चीज़ परफॉर्म करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप लिखना चाहते हैं पाकिस्तान, ये 5 टाइम डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस नंबर को डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो नंबर लिख दें। यहाँ पे n को डिस्प्ले करना है तो आप यहाँ पे n लिख देंगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे n नहीं लिखता, फिर इसको ट्राई करते हैं, ये फिर भी चल रही है। यानी कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है n, तो उसको यहाँ पे ना लिखना भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो लिखें, चाहें तो आप उसको स्किप कर दें। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ स्टेप 1 को। अब इसको चलाता हूँ तो फिर भी ऐसे ही चलेगा। अब दोबारा थ्योरी के ऊपर आते हैं। अभी हमने दो चीज़ें रेज करके भी देखी हैं, फिर भी ये सही चल रही है लूप। तो इससे क्या मुराद है, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इट रिपीट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स
एंड लूप इंडेक्स काउंट द नंबर ऑफ लूप आइट्रेशन एज द लूप एग्जीक्यूट। यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये लूप इंडेक्स है, नंबर ऑफ आइट्रेशन इससे हमें पता चलती हैं कितनी होंगी, 1 to 5 से मुराद 1 भी इंक्लूड होगा और 5 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा ये लूप चलेगी और हर दफ़ा उसमें एक का इजाफा होता जाएगा। अब कहता है बाय डिफ़ॉल्ट स्टेप इज़ +1। अगर आप स्टेप नहीं लिखते, ये लफ्ज़ नहीं लिखते, तो उसने यही समझना है कि आप हर दफ़ा एक का इजाफा करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको 10 कर लें तब भी वो इसको हर दफ़ा उसमें एक का इजाफा करता जाएगा। देखते हैं जी क्या एक का इजाफा कर रहा है, बिल्कुल एक का इजाफा आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप स्टेप नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, अगर आप एक से ज़्यादा करना चाहते हैं हर दफ़ा 2 का इजाफा है, तो 1 3 5 7 9 के तमाम इवन नंबर शो करेगा, सॉरी ऑड नंबर शो करेगा। अगर आप 3 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो 3 लिखेंगे, स्टेप 3 1 4 7 और 10। अगर आप 5 का इंक्रीमेंट चाहते हैं तो 1 6 आएगा, जस्ट 1 and 6। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप का कॉन्सेप्ट है। अगर आप इंक्रीमेंट एक से ज़्यादा करना चाहते हैं या नेगेटिव में कोई भी नंबर करना चाहते हैं तो आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव 1 लिखना चाहते हैं तो अगर ना भी लिखें तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप कुड भी नेगेटिव। ठीक है, अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, जिस तरह हमने कहा था नेगेटिव नंबर शो करें, तो नेगेटिव नंबर शो करने के लिए आप यहाँ से 10 to 1 लिखेंगे और हर दफ़ा उसमें -1 करते जाएंगे। तो अब 10 से लेके 1 तक काउंटिंग शो करेगा, 10 दिस इज़ 1 एंड देन टर्मिनेटेड। ठीक है, तो आप ये देख, इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। नेम ऑफ काउंटर वेरिएबल विद नेक्स्ट कीवर्ड इज़ ऑप्शनल। आपने यहाँ पे जो लिखा हुआ है नेक्स्ट, इसके साथ ये जो लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, बट इफ़ यू आर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप देन इट इज़ मैंडेटरी। इन नेस्टेड फॉर लूप भी आज ही हम स्टार्ट करेंगे। ये क्या होती है, इसको रेड कर देते हैं, ये अगला टॉपिक है हमारा। तो नेस्टेड फॉर लूप में भी ये चीज़ें जो है ना ये एज इट आती हैं। ठीक है, उसमें आपको ये लिखना पड़ता है क्योंकि आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे होते हैं लूप के अंदर। सो बेटा जी ये इसका कॉन्सेप्ट है। अभी हमने नंबर शो करके देखे, नेगेटिव नंबर भी शो करके देखे, कुछ और मिलते जुलते प्रोग्राम करते हैं। तमाम इवन नंबर शो करना चाहते हैं 10 to 50 के अंदर अंदर, तो मैं कर देता हूँ स्टेप 2, तमाम इवन नंबर शो हो जाएंगे। ये तमाम इवन नंबर 10 से लेके 50 तक की रेंज के अंदर आ गए। सिमिलरली अगर मैं इनको सम करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे करूँगा सम, और सम की स्टार्टिंग वैल्यू जिस तरह से हम पहले रखते थे 0 रख देंगे। फिर हम यहाँ पे कर लेंगे इसको सम इज इक्वल टू सम प्लस n। ठीक है, तो हर दफ़ा ये सम करता जाएगा और मैसेज बॉक्स में जाके लिख देंगे। इसकी थ्योरी सेम वही है जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, सम ऑफ इवन नंबर्स। एंड सम, तो ये देखें सम ऑफ इवन नंबर्स आपके सामने आ जाएगा। ये पहले इवन नंबर शो करेगा अप टू 50, नहीं जी 50 तक इवन नंबर शो हो गए और उनका सम जो है ना वो 360 आ गया, 630 सॉरी। अगर आपको ऑड नंबर बोला जाए आप इसको सिर्फ 11 कर दें, बाकी सारे यहाँ पे ऑड नंबर्स आएंगे। ये ऑड नंबर शो कर रहा है और ऑड नंबर का सम शो करेगा जो कि 600 आता है। इसी तरह से अगर आपको क्यूब का बोला जाए, हम एक नई चीज़ यहाँ पे लर्न करते हैं। मैं ना इसको डिस्प्ले करता हूँ, ऑलरेडी हमने की भी हुई है 1 to 10 तक, और स्टेप से हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सम की हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक लूप लगाई है जो कि 10 दफ़ा चलेगी। पहले हम लिखते थे रेंज a एंड n डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, नंबर शो करना हो तो ये, अगर नंबर का स्क्वायर और क्यूब भी शो करना हो तो यहाँ पे b लिखते थे और यहाँ पे c लिखते थे। ये प्रोग्राम वही है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं और इसकी थ्योरी में आपको समझा चुका हूँ। अब देखें जी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट होगा। तो a1 b1 एंड c1 जब अगली दफ़ा आएगा तो a2 b2 c2, जब उससे अगली दफ़ा आएगा तो a3 b3 और c3, जब उससे अगली दफ़ा आएगा तो a4 b4
C4। इस तरह ये चलता जाएगा। ये इस तरह से डिस्प्ले हो गया। हमारे पास एक और कमांड थी, आपको याद होगा शुरू की क्लासेस में हमने सेल्स की कमांड पढ़ी थी। हम लिखते हैं सेल्स। सेल्स में पहले आता है रो इंडेक्स। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट कॉलम के अंदर शो करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा N1। ये सारी चीज़ें फर्स्ट कॉलम में शो हो जाएंगी। सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू N। इसको पहले वाले को मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से, तो ये नंबर शो हो गए। देखें N हर दफ़ा चेंज हो रहा है, तो 1 1, फिर एक दफ़ा 2 1, यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ रो फर्स्ट कॉलम। तो ये भी एक तरीकाकार है इसको डिस्प्ले करने का। अगर आपने स्केल शो करने हैं तो सेल्स N2 यानी कि सेकंड कॉलम 1 2 2 2, इस तरह से सो ऑन मूव करते जाएंगे रेज्ड पावर 2। तो ये सम जो है ना उसके स्केल्स भी शो हो जाएंगे नंबर्स के साथ में। तो ये हमारे पास दूसरा मेथड है नंबर्स को स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर डिस्प्ले करने का। हम सेल्स को इस्तेमाल करते हैं। ऑलरेडी ये कमांड हम लर्न कर चुके हैं जब हमने क्लास वीक 2 के अंदर एक्सेल शीट के ऊपर वैल्यू प्लेस करना सीखी थी। तो सेल्स की कमांड में ये बात याद रखनी है। दोबारा रिपीट करता हूँ, सेल्स जो होता है ना, जैसे मैं लिखता हूँ 1 1, इससे मुराद होता है पहली रो पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर अगर मैं चाहता हूँ कि ये चेंज होता रहे, रो नंबर चेंज होता है आमतौर पे ना, ये देखें रो नंबर जो है ना वो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। रो नंबर चेंज करना है तो मैं रो नंबर को कर देता हूँ N। जैसे जैसे लूप चलेगी वैसे वैसे रो नंबर तब्दील होता रहेगा, कॉलम नंबर सेम रहेगा। इसमें N शो कर देते हैं। इसको पहले वाले को रेस किया, सेल्स तो ये डिस्प्ले हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ रो नंबर चेंज ना हो बल्कि कॉलम नंबर चेंज हो, रो नंबर 1 नहीं रहे हमेशा, कॉलम नंबर जो है ना वो हर लूप के साथ तब्दील होता रहे, तो अब ये इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है, 1 to 10। सिमिलरली आप चाहते हैं इनके जो स्केयर्स हैं वो 2 में शो हों सेकंड रो के अंदर, तो सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू N रेज टू द पावर 2। तो ये इनके स्केयर्स शो हो गए। आप अपनी मर्ज़ी से सेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सेल्स वाली कमांड को मॉडिफाई करना आसान है एज़ कम्पेयर टू रेंज कमांड, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फर्स्ट जो है ना ये वाला पैरामीटर ये रो को डिनोमिनेट करता है और ये वाला कॉलम को डिनोमिनेट करता है। तो रो एंड कॉलम, तो ये हमारे पास सेकंड रो, कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा जैसे जैसे लूप चलती जाएगी। पहली दफ़ा लूप चलेगी तो N की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3, अप टू ये लूप 10 दफ़ा चलेगी, N की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो सेकंड रो 10th कॉलम जो है ना वो इससे मुराद आपके सामने सेकंड रो 10th कॉलम ये वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने लूप्स को चला सकते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स करते हैं इसी हवाले से, फिर आगे मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। हमने टेबल डिस्प्ले करना सीखा था। अगर हम टेबल डिस्प्ले करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? टी लिखेंगे, टी की वैल्यू लेते हैं यूज़र से, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर टेबल, एंटर द नंबर टू सी द टेबल। पहले हम इसको रेंज कमांड से करते रहे हैं, आज हम इसको सेल्स कमांड से करके देखते हैं। तो ये हमारे पास है टी से वो मुराद वो नंबर है जिसका हम टेबल देखना चाहते हैं। और टेबल कैसे चलता है ये आपको पता है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पे आता है वो टेबल नंबर, फॉर एग्जांपल 5 का नंबर आप टेबल देखना चाहते हैं, यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है इक्वल साइन, यहाँ पे आता है और इक्वल साइन के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है 5। फिर इसी तरह से
2, 3, 4 इस तरह से आएगा। तो हम इसके मुताबिक सेल्स कमांड को अरेंज करते हैं। नंबर हमारे पास आ चुका है। पहले नंबर पे हमारे पास है सेल्स, फर्स्ट रो नंबर चेंज हो, कॉलम नंबर चेंज ना हो, यानी कि फर्स्ट कॉलम आएगा, फर्स्ट कॉलम के अंदर जो भी डिस्प्ले होगा सेल्स डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, आपने वो नंबर शो करना है। सिंपल इतना काम करते हैं अभी इस लूप के अंदर। देखें ज़रा, कहता है जिसका नंबर एंटर टेबल देखना चाहते हैं वो नंबर एंटर करें। तो ये इसने 10 तक जो है ना ये शो कर दिया फर्स्ट कॉलम के अंदर। फिर इसी तरह से सेल्स एन सेकंड कॉलम में हमने शो करना होता है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये शो कर दिया। सेल्स एन कॉलम 3 के अंदर आपने शो करना होता है वैल्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू, जो कि हर लूप में बढ़ती रहती है। अभी यहाँ तक करके देखते हैं क्या हमारे मुताबिक हो रहा है ये काम। 5 का मैं टेबल देखना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास अभी तक ठीक चल रहा है। आगे हमने इक्वल साइन की कोडिंग लिखनी है। सेल्स एन 4 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इक्वल साइन सेल्स एन 5 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाइड बाय एन। टी को हर दफ़ा एन से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो ये टेबल लिखने का मेथड है। डिफरेंस क्या है, हम यहाँ पे फॉर लूप के अंदर ही जो है ना वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ये कंडीशन लग रही है 1 to 10 स्टेप ऑटोमेटिकली 1 का हो रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो आपको ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही जिस तरह पहले पड़ती थी। 19 का टेबल देखना चाहता हूँ तो ये 19 का टेबल है, 29 का टेबल देखना चाहता हूँ ये 29 का टेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल लिखने का प्रोग्राम है। सिमिलरली हमने एक और प्रोग्राम किया था जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते थे। तो हम इसको कर लेते हैं F फॉर फैक्टोरियल। ठीक है, और फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू हम रखते होते हैं 1। n वो नंबर है जिसका हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। हम कहते हैं फैक्टोरियल, यहाँ पे एक और वेरिएबल हमको चाहिए होगा लूप चलाने के लिए। फॉर एग्जांपल f ले लेते हैं फॉर फैक्टोरियल। हम कहते हैं f से लेके 1 तक, 1 इंक्लूड होगा, हर दफ़ा करेंगे स्टेप -1। देखें ज़रा इसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करें। जब हम एक वेरिएबल लेंगे f, हम कहते हैं f की वैल्यू उठा के डाल देते हैं n के अंदर। ठीक है, n की वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे f की वैल्यू 5 आई है तो n की वैल्यू 5 है। 5 से लेके 1 तक हर दफ़ा 1 का डिक्रीमेंट होगा, 0 कैलकुलेट नहीं होगा। हम लिखेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n। बस ये काम करना है, और उसके बाद यहाँ पे आके आप डिस्प्ले करेंगे मैसेज बॉक्स के अंदर फैक्टोरियल। अब हम इसकी वर्किंग को दोबारा से देख लेते हैं इस दफ़ा। द फैक्टोरियल of the number is and factorial। नहीं बेटा जी, हम यहाँ पे जिस तरह से पहले करते थे एक बना लेते हैं टेबल, ताकि हमें पता चले कि हर स्टेप में वैल्यूज़ जो है ना वो किस तरह से चेंज हो रही हैं। इंसर्ट टेबल टू कॉलम टेबल बना लेते हैं, बल्कि इसमें एक और कॉलम भी इंसर्ट कर लेते हैं। नहीं जी, हमने 3 वेरिएबल बनाए n, f और फैक्टोरियल। 3 वेरिएबल बनाए हैं हमने। जब हम इसको स्टार्ट करते हैं कोडिंग को, फैक्टोरियल की वैल्यू हमने रख दी 1, और फिर यहाँ पे यूज़र वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल यूज़र देता है 5 वैल्यू, तो f की वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। फिर हम जब यहाँ पे आए तो हमने कहा f की वैल्यू उठा के n के अंदर डाल दो, n की वैल्यू भी होगी 5। उसके बाद हमारे पास हमने कहा हर दफ़ा उसमें 1 का डिक्रीमेंट करना होगा। इसका फ़्लो कैसे होता है, फ़्लो चार्ट हमने ये देखा हुआ है। पहले कोड रन होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है, यानी कि जब ये कंडीशन चेक हो गई
ये कोडिंग रन होगी, फिर नेक्स्ट लफ्ज़ आपको यहाँ पे लेके जाएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी। खैर हमारे पास f की वैल्यू 5 आई थी, तो हमने 5 वैल्यू उठा के n को दे दी। हमने कहा n 5 to 1 तक चलेगा। हमने क्या किया, फैक्टोरियल में है हमारे पास 1 और n के अंदर है 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये नई वैल्यू आ गई 5, यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद उसने कहा कि n की वैल्यू में 1 का डिक्रीमेंट कर दो। n की वैल्यू में डिक्रीमेंट किया तो n की वैल्यू होगी 4। फिर हमने देखा 4 लेस देन 1 है, ठीक है, मतलब 4 से हमने 1 तक जाना है। इसका मतलब उस कैटेगरी के अंदर अभी हम आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास था 5, यहाँ पे था 4, 5 इंटू 4 20, यहाँ पे हो गया 20। नेक्स्ट n जो है उसने इस वैल्यू के अंदर एक डिक्रीमेंट कर दिया, यानी कि n की वैल्यू होगी 3। अभी हम 5 to 1 वाली रेंज के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल जो है ना, जो हमारे पास f है, इसकी जो वैल्यू होनी है, सॉरी n है जो, इसकी वैल्यू होनी है 5 to 1, ठीक है, 5 4 3 2 1, इस रेंज के अंदर वैल्यू आ रही है, यानी कि अभी ये 3 है। 3 है तो इसका मतलब इस कैटेगरी के अंदर है। यहाँ पे 20 और यहाँ पे 3 है, ये हो जाएगा 60। यहाँ पे 3 आ चुका था, अब अगले स्टेप में यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 60 और यहाँ पे 2, 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया 120, यहाँ पे आ गया 120। जब नेक्स्ट पे आप दोबारा यहाँ पे गए, 1 का डिक्रीमेंट हुआ तो ये आ गया 120 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास है 120, और 1 का डिक्रीमेंट किया तो हो गया 0। n की वैल्यू 0 है, ये इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रही, ये जो रेड वाली कैटेगरी है, इसका मतलब अब लूप नहीं चलेगी। हम यहाँ पे आके फैक्टोरियल की वैल्यू डिस्प्ले करेंगे जो कि 120 है, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो साथ में लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये टर्मिनेट होने के बाद ये फैक्टोरियल डिस्प्ले होगा। रन करके देखते हैं। 6 का फैक्टोरियल 720, 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। टेबल भी देख लिया, फैक्टोरियल भी देख लिया। एक हमारे पास और टास्क था, हमने कहा था कि जी हम स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दें और उसके अंदर तमाम जो है ना वो इवन नंबर्स को शो कर दें। हमने इस तरह का एक प्रोग्राम पहले किया हुआ है कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग नंबर दें और उसके दरमियान तमाम इवन नंबर्स को शो कर दें। तो उसके लिए दोबारा से कोडिंग लिख लेते हैं। डिम स्टार्टिंग एंडिंग एन फॉर लूप एज एन टीचर। स्टार्टिंग वैल्यू यूज़र से लेते हैं, वैल्यू ऑफ इनपुट बक्स, एंटर स्टार्टिंग वैल्यू is equal to value of input box, enter ending value। अब हमने क्या करना होता है, फॉर जो हमारे पास n वेरिएबल है इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे देते हैं s की टू e, यानी कि s से लेके e तक चलेगा। हम इसके अंदर स्टेप अभी 1 का ही करते हैं। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे नेक्स्ट n लिख दिया। ये लूप बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमने अगर इवन शो करने हैं सारे तो हम कहते हैं इफ़ n इज इक्वल टू n mod 2 इज इक्वल टू 0 हो, देन हम क्या करेंगे, मैसेज बॉक्स में लिख देंगे n और इसको कर देंगे एंड। अगर ये 2 पे डिविजिबल नहीं है फिर कुछ नहीं करना हमने इसको। अब देखें स्टार्टिंग नंबर हमारे पास आ गया 45, एंडिंग नंबर आ गया 55। 45 की वैल्यू उठा के हमने n के अंदर डाल दी तो ये चलेगी 56 तक। 45 से लेके 56 आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ना अपने एंड पे लिख लें किसी जगह पे, इस तरह लगा के लिख सकते हैं 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56। ये है जी रेंज जब तक ये लूप चलेगी। तो n की वैल्यू जो ना उठा के हमने, अगर यहाँ से 45 मिली तो 45 उठा के n के अंदर डाल दी है
और हर दफ़ा उसमें एक का इजाफा होगा। कब तक लूप चलेगी? जब तक हम इस कैटेगरी के अंदर हैं। 57 पे जाके लूप नहीं चलेगी। खैर, अब जब हम लूप के अंदर आए तो हमने देखा कि n जो है 45 को 2 पे डिवाइड करके देखा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ये कुछ भी रन नहीं होना, यानी कि इस लूप से कुछ भी परफॉर्म नहीं होना। नेक्स्ट n ने आपको नेक्स्ट n के ऊपर, यानी कि ये हमारे पास 46 पे ले जाना है। 46 को चेक करना है आपने। 46 का 2 के साथ मॉडुलस लिया, रिमाइंडर दिखा तो वो पूरा पूरा 0 आ रहा है। उसने 46 को डिस्प्ले किया। नेक्स्ट n से मुराद 47, ठीक है। 47 का 2 के साथ मॉडुलस जो है वो 0 नहीं आता, कुछ भी परफॉर्म नहीं होगा। इस तरह से चलते जाएंगे। 56 डिस्प्ले होगा 57 पे, जब n की वैल्यू 57 होगी ये लूप चलनी नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे आ जाएंगे आउटसाइड द लूप, रन करके देखते हैं जी। नेक्स्ट n, मैसेज बॉक्स में n को डिस्प्ले किया है, इसको रेस कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट फॉर ये इसमें बाज़ दफ़ा इशू आ जाता है, ऑटोमेटिकली आप लिखें कोडिंग रन हो जाएगी सिमिलर। इसमें हमने n के साथ इसको चलाया हुआ है, लॉजिकली कोई भी इसमें कोडिंग में एरर नहीं है। फॉर लूप लगी हुई है एंड इफ़ यहाँ पे लगा लेते हैं, ये एरर हो सकता है इसमें। स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग वैल्यू है 45, एंडिंग वैल्यू है 56, तो ये तमाम इवन नंबर्स आपके सामने शो कर रहा है। सिमिलर अगर आपको बोला जाए कि और नंबर लिखें तो आपने यहाँ पे लिख देना 1 किसी भी रेंज के अंदर, यानी कि 35 से लेके 45 तक, 35, 37, 39, 41, 43, 45, दैट्स इट। तो ये हमारे पास। अगर आपको इनका सम करने का बोला जाए, बहुत आसान चीज़ है। सम का एक वेरिएबल बनाएं, सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे आके आप कर दें सम इज़ इक्वल टू सम प्लस n, और यहाँ पे आके आप डिस्प्ले कर दें मैसेज बॉक्स। The sum of the numbers is and sum। सम का सेम प्रोसीजर होता है। किसी जगह पे वेरिएबल डिक्लेयर करें, स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखते हैं, वेरिएबल के अंदर उसमें एक हर दफ़ा उसमें n ऐड करते जाएं और एट द एंड आप उसको डिस्प्ले कर दें लूप से बाहर आके। स्टार्टिंग नंबर है 35, एंडिंग नंबर है 55, तो ये तमाम इवन नंबर शो होंगे, सॉरी ऑड नंबर्स, और उनका सम जो है ना 495 आता है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि काउंट करें लूप कितनी दफ़ा चलती है, तो आप लिखेंगे काउंट, और यहाँ पे काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू रख देंगे 0। हर दफ़ा काउंट में एक का इजाफा करेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। यहाँ पे आके आप उसको डिस्प्ले कर दें मैसेज बॉक्स में, टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज इक्वल टू एंड काउंट। ये आपको पता चल जाएगा लूप कितनी दफ़ा चलती है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं 35 देता हूँ और यहाँ पे 65 देता हूँ, ये तमाम और नंबर शो होंगे 65 तक। सम उन नंबर्स का 800 है और टोटल 16 दफ़ा ये लूप चली है, ठीक है। तो ये मेजर प्रोग्राम थे जो कि हम पहले भी कर चुके हैं बाय यूजिंग डू वाइल लूप, डू लूप वाइल, डू अंटिल लूप, डू लूप अंटिल। 4 लूप्स के साथ कर चुके हैं।
आज थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमने चेंज करके जो फॉर नेक्स्ट लूप उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है नेस्टेड फॉर लूप। हम कहते हैं नेस्टेड फॉर से मुराद होता है लूप इनसाइड अ लूप, फॉर लूप इनसाइड अ फॉर लूप। एक लूप के अंदर एक और लूप चलेगी, ठीक है। अब एक लूप के अंदर एक लूप और चलेगी तो टोटल कितनी चलेंगी, टोटल कितनी दफ़ा चलेंगी, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लर्न करते हैं, फिर इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। इस सारे को मैं रेस कर देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है। दो लूप चलानी है, एक लूप के अंदर दूसरी लूप चलानी है, तो हम कहते हैं दो वेरिएबल चाहिए होंगे, n और m एज इंटीजर, ठीक है। पहली लूप है फॉर n इज इक्वल टू 1 to 5, फॉर 1 to 3 कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दफ़ा चल जाती है। फॉर m इज इक्वल टू 1 to 5, 1 to 3। यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज बॉक्स में पाकिस्तान। आसान से शुरू कर लेते हैं, फिर आगे आगे मूव करते जाएंगे। नेक्स्ट m और यहाँ पे नेक्स्ट n। अभी हमने पहले वाले से जो है ना लेक्चर के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे ये जो रेड किया हुआ है कि नेक्स्ट लफ्ज़ जो है ना उसके साथ काउंटर लिखना ज़रूरी होता है जब आप नेस्टेड फॉर लूप के अंदर हों। अब हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर है, एक फॉर लूप ये वाली है, उसका नेक्स्ट ये है, और दूसरी फॉर लूप ये वाली, इसका नेक्स्ट ये है, और ये मैसेज बॉक्स है। ये किसके अंदर, ये दोनों फॉर लूप के अंदर अवेलेबल है। अब पहले नंबर पे ये कितनी दफ़ा चलेगा, टोटल ये 9 दफ़ा चलेगी। ऊपर वाली लूप 3 दफ़ा चलेगी, 1 2 3, और नीचे वाली लूप भी 3 दफ़ा चलेगी। 3 को 3 से ज़रब दें तो टोटल ये 9 दफ़ा लूप चलेगी, ठीक है। पहले नंबर पे इसको रन करके देखते हैं कि क्या ऐसा है। बिल्कुल ऐसा है। अब मैं इसमें n की वैल्यू शो करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। n की वैल्यू शो की बाय डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ n 1 1 1, यानी कि 3 दफ़ा लूप चली है n की वैल्यू 1 के लिए, फिर 3 दफ़ा लूप चलेगी n की वैल्यू 2 के लिए, फिर 3 दफ़ा चलेगी n की वैल्यू 3 के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m, फिर देखें क्या होता है। क्या मतलब 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा, फिर 1 2 3 आएगा। अब हम इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं, इससे क्या मुराद है। नेस्टेड से मुराद जब आप ऊपर वाली लूप से एक आइट्रेशन करते हैं तो अंदर वाली लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है, ये वाली लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी। फिर आप दूसरी दफ़ा ऊपर वाली लूप में जाएंगे तो फिर ये लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी। फिर आप तीसरी दफ़ा जाएंगे तो फिर ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट होगी। ऊपर वाली लूप की हर आइट्रेशन के लिए अंदर वाली लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ अपर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली, ठीक है। इसकी थ्योरी को थोड़ा सा लर्न करते हैं। फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप इनर लूप एग्जीक्यूट कंप्लीटली, हर ऊपर वाली आइट्रेशन के लिए अंदर वाली लूप कंप्लीट चलती है। टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन कुड बी फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग आइट्रेशन ऑफ आउटर लूप बाय आइट्रेशन ऑफ इनर लूप। अभी ये हमने देखा कि ये लूप कितनी दफ़ा चलती है। ये लूप ऊपर वाली 3 दफ़ा चलेगी और नीचे अंदर वाली 3 दफ़ा चलेगी, तो 3 × 3 9 दफ़ा ये लूप चलती है, ठीक है। और इसकी थ्योरी के अंदर हमारे पास है एक एग्जांपल दी हुई है मैंने कि आउटर लूप से इनर लूप से क्या मुराद है। हम कहते हैं 8 सेमेस्टर चलते हैं। 8 सेमेस्टर को अगर हम आउटर लूप तस्वर करें तो इनर लूप जो है हर दफ़ा मिड आता है, हर दफ़ा सेशनल आते हैं, हर दफ़ा क्विज आते हैं, हर दफ़ा फाइनल आता है, ठीक है। तो हर ऊपर वाली लूप के लिए आपका इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है। सिमिलरली अगर हम सेमेस्टर की बात करें तो 16 वीक है। जैसे पहला वीक स्टार्ट होता है आपका टाइम टेबल चलना शुरू हो जाता है। जब आप दोबारा मंडे को आते हैं तो टाइम टेबल फिर 0 से शुरू हो जाता है। कि फिर आप नेक्स्ट मंडे को आते हैं फिर टाइम टेबल 0 से शुरू हो जाता है। जब भी आप मंडे को आते हैं तो आप स्टार्टिंग से टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू करते हैं और एंड तक सारी क्लासेस लेते हैं। तो अंदर वाली लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई। फिर आप अगले दफ़ा अगले वीक पे चले गए तो फिर इनर लूप पूरी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। फिर आप अगले लूप पे चले गए तो फिर इनर लूप पूरी एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई। अगर आप क्लॉक को देखें तो क्लॉक के अंदर इसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है, मे बी
क्लॉक के अंदर क्या होता है, जो ना वो उसकी आर वाली जो होती है आर्म, वो पूरी एग्जीक्यूट करती है 1 से लेके तो 12 तक, ठीक है। फिर 1 से लेके 12 तक 2 दफ़ा चलती है तो आपकी डेट चेंज हो जाती है। यानी कि आप अगर 25th है तो 26 हो जाएगी, 26 है तो 27 हो जाएगी। फॉर ईच आउटर लूप इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट होती है। इसको कुछ टेबल के अंदर मैंने डिपिक्ट किया है, देखें ज़रा। जब आप फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर चाह रहे हैं तो इनर आइट्रेशन पहली दफ़ा चलेगी, दूसरी दफ़ा चलेगी लूप, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, ठीक है। फिर आप सेकंड आइट्रेशन पे आएंगे तो फिर ये दोबारा शुरू से शुरू हो जाएगी। थर्ड आइट्रेशन पे आएंगे तो फिर शुरू से शुरू हो जाएगी। अब ये जो m और n की वैल्यूज़ हैं ये किस तरह से वेरी करती हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। फ़िलहाल हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लर्न किया है नेस्टेड फॉर लूप का, कि ये कैसे वर्क करती है। इसकी डिटेल को इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में आपने जो चीज़ें लर्न करनी है वो फॉर लूप क्या होती है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर और फ्लो चार्ट कैसा होता है, फॉर लूप में वो जो पहले प्रोग्राम हम सारे कर चुके थे आज हमने फॉर लूप में दोबारा रिपीट किए हैं। और फिर हमने ये देखा है कि अगर हम रेंज कमांड इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सेल्स कमांड को किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज की क्लास में हमने लर्न किए हैं।